क्या आप 2026 में मॉर्निस्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं, मॉर्निस्टैक सीखना चाहते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी मॉर्निस्टैक के लिए पूरी तरह से सीखना तो चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में बस एक कंफ्यूजन रहता है छोटा सा कि मॉर्निस्टैक मार्केट से आउटडेट तो नहीं हो चुका है। क्योंकि यूट्यूब में आपने बहुत ज्यादा हाइप देखा होगा कि मॉर्निस्टैक इज डेड, मॉर्निस्टैक का कोई मार्केट नहीं है, मॉर्निस्टैक नहीं सीखना चाहिए, अब मॉर्निस्टैक का पूरा करियर खत्म हो चुका है, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही लोगों ने करियर खत्म कर दिया है। और अभी अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि 2 करोड़ का पैकेज जो है ना 2 दिन पहले ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मिला है। तो ये क्या है, कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, ये सभी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर एक फैक्ट के साथ जस्टिफाई करूंगा। आप वीडियो लास्ट तक देखिए और जिन लोगों को मॉर्निस्टैक सीखना है उनको शेयर करिए। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले क्लैरिफाई करता हूं कि देखो एक्चुअली क्या होता है कि मॉर्निस्टैक से बनता क्या है। मॉर्निस्टैक से बनता है वेब एप्लीकेशन, डायनेमिक वेब एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन जो कम से कम रिसोर्स, कम से कम कॉस्ट में कंपनी को मिल जाता है। जैसे मान लो मैं खुद एक आईटी कंपनी चला रहा हूं, मेरे पास मान लो 2 लाख का प्रोजेक्ट आया। यदि मैं इस प्रोजेक्ट को जावा के अंदर बनाता हूं तो जावा के रिसोर्स में ही मुझे कम से कम इस प्रोजेक्ट को 1.5 लाख रुपए बनवाने में लग जाएगा। मुझे फायदा कितना होगा? 50,000 रुपए। यदि मैं इसी प्रोजेक्ट को मॉर्निस्टैक में बनवाता हूं, मॉर्निस्टैक मतलब मोंगो एक्सप्रेस रिएक्ट नोड, तो मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर बेनिफिट कितना होगा आपको पता है? जस्ट अपोजिट, कि मुझे सिर्फ 50,000 का ही एक्सपेंस करना पड़ेगा, 1.5 लाख मुझे फायदा होगा। तो यदि मैं एक बात करूं कि एक स्टार्टअप कंपनी, एक मिड लेवल कंपनी की यदि मैं बात करूं जहां पर जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स यदि मुझे मिल रहे हैं, यदि मैं इसको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में मॉर्निस्टैक का कॉम्बिनेशन का यूज करके यदि मैं एप्लीकेशन बनाता हूं तो मुझे फायदा होगा। तो बताओ ऐसे फायदे की टेक्नोलॉजी कभी बंद हो सकती है क्या? तो आप ये गलत हाइप में बिल्कुल मत जाओ। बस ये है कि आपको जो 2026 के अंदर की जो नीड है ना, उसके अकॉर्डिंग मॉर्निस्टैक सीखना होगा। पहले वाला मॉर्निस्टैक आपको नहीं सीखना होगा, आप ये पुराना वाला मॉर्निस्टैक सीखोगे और अभी जो रिक्वायरमेंट कंपनी को नए मॉर्निस्टैक डेवलपर की है तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि अब कंपनी को प्योरली मॉर्निस्टैक चाहिए। बहुत सारे लोग मॉर्निस्टैक में सिर्फ रिएक्ट जेएस पढ़ लेते हैं, नोड जेएस में 1-2 मॉड्यूल पढ़े, ठीक है, 1-2 एक्सटर्नल पैकेज पढ़े, और एक्सप्रेस जेएस में बस सिंपल राउटिंग क्रिएट किया और चले गए इंटरव्यू देने के लिए। मोंगोडीबी में उनको कुछ भी पता नहीं है, सब कुछ वो नोड जेएस से किया है उन्होंने। तो ऐसे मॉर्निस्टैक पढ़ने वाले को जॉब नहीं लगेगी। सिर्फ आपको सिर्फ फ्रंट एंड आता है, आपका लॉजिकल स्किल अच्छा नहीं। क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट मॉर्निस्टैक में ये न तो एम है, न तो ई है, न तो आर है, न तो एन है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो आपके मॉर्निस्टैक में है ही नहीं है, वो है जावा स्क्रिप्ट। तो जितने भी मॉर्निस्टैक लर्नर्स हैं उन सभी को मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप सबसे ज्यादा फोकस जावा स्क्रिप्ट में करो, अपने लॉजिक बिल्डिंग में करो। जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो एरे के कॉन्सेप्ट होते हैं, स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, एरे के प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं, स्ट्रिंग के प्रीडिफाइंड फंक्शन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट के थ्रू मैनेज होती है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर के लॉजिकल प्रोग्रामिंग किस तरीके से इंप्लीमेंट होती है, लॉजिक्स पे ध्यान रखो। आपको अलग अलग तरीके से लूप के अंदर के जितने भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स ये बनाते आपको अच्छे से आनी चाहिए। आपको स्ट्रिंग का कोई भी प्रॉब्लम दे दिया जाए, आपको उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते आनी चाहिए। तो मतलब आपको पूरा फोकस जावा स्क्रिप्ट में करना है। क्योंकि यदि आपका जावा स्क्रिप्ट स्ट्रांग है ना, तो मॉर्निस्टैक के अंदर आपको रिएक्ट तो यूं ही समझ में आ जाएगा, नोड जेएस में आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है, एक्सप्रेस जेएस आप बहुत आसानी से ग्रैस्प कर लोगे, और मोंगोडीबी तो बहुत ही इजी डेटाबेस होता है, बहुत आसानी से इसको भी आप सीख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बात करता हूं। देखो ये पर्टिकुलर जो वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये रहता है कि बहुत सारे लोग मॉर्निस्टैक को सबका फ्लो ही पता नहीं होता कि कैसे पढ़ना है। भाई मॉर्निस्टैक में सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? तो मैंने आपको क्लैरिफाई किया कि सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट पढ़ना चाहिए, और जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक्मा स्क्रिप्ट, मतलब एक्मा स्क्रिप्ट के ES6 वर्जन से लेकर के अभी जो लेटेस्ट वर्जन तक के जितने भी फीचर्स हैं ना, सभी फीचर्स आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, इसके बाद जब आप रिएक्ट जेएस पढ़े हो, मतलब इसके बाद HTML CSS भी आपको अच्छे से पढ़ना है। CSS में खासतौर से आप टेलविन का भी यूज कर सकते हो या बूटस्ट्रैप पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको HTML CSS के अंदर बाय स्क्रैच जिस टाइप से एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के अंदर का UI होता है ना, वैसा UI आपको स्क्रैच से क्रिएट करते आना चाहिए। उससे फायदा ये होता है कि देखो एक्चुअली अब AI भी स्क्रैच से UI क्रिएट कर रहा है, लेकिन डिबग तो आपको करना है ना। कभी कोई प्रॉब्लम आ गई तो AI जो है ना इतने अच्छे से डिबग नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि जब रिएक्ट के अंदर पूरा कंपोनेंट में वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका HTML CSS, तो AI भी इतने आसानी से डिबग नहीं कर सकता। और यदि आपको AI डिबग कर भी रहा है तो कभी कभी कुछ जो डायनेमिक चीजें होती है वो AI नहीं कर पाता है, तो वो चीजें आपको करना है। क्योंकि जो AI कर रहा हो यदि आपको उतना ही आता है तो फिर तो आप रिप्लेसेबल हो ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इनडेप्थ HTML CSS भी पढ़िए, और उसके अंदर बाय स्क्रैच यूज करके बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस बनाइए। जैसे अमेजोन का पूरा फ्रंट पेज बना दीजिए आप, फ्लिपकार्ट का फ्रंट पेज बना दीजिए। मतलब जो कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस हैं
उनके अंदर जैसे फेसबुक के अंदर का जो डैशबोर्ड पेज होता है, जब आप लॉगिन करके जाते हो ना, तो जो डैशबोर्ड पेज दिखता है उसमें स्टैटिक डेटा भर के वैसा बनाने को ट्राई करिए। तो इससे आपको एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा। और फिर इसके बाद आपको पढ़ना है रिएक्ट, और रिएक्ट में आपको सबसे पहले आप जितना भी डिजाइनिंग आपने HTML CSS में करा है ना, उसको आपको अच्छे से इंटीग्रेट करिए। अभी भी बहुत सारे लोग रिएक्ट के अंदर क्रा यूज कर रहे हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप। बिल्कुल मत यूज करो, कोई भी इंडस्ट्री क्रिएट रिएक्ट ऐप पे काम नहीं करती है, आउटडेट हो चुका है। अब आपको पूरा काम वीट पे करना है। बिल्ड टूल में वीट यूज करो, वीट के थ्रू प्रोजेक्ट डेवलप करो, और उसी के अंदर अलग अलग टाइप के डायरेक्टरी फोल्डर्स बना करके, टेम्पलेट्स बना करके, एक प्रॉपर डिजाइन पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करो। और आपको रिएक्ट के अंदर के प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको कंपोनेंट के अंदर किस तरीके से आपको एक प्रोफेशनली कंपोनेंट क्रिएट करना है, किस तरीके से, मतलब पहले आप डिजाइनिंग से रिएक्ट को चालू करो कि आप पहले एक पर्टिकुलर जो अलग अलग हेडर कंपोनेंट बनाओ, होम कंपोनेंट बनाओ, फूटर कंपोनेंट बनाओ, इनको इंटीग्रेट करो। ठीक है, यदि आपका कोई लोडर है साइट के अंदर तो उसको कैसे मैनेज करना, वो चीजें मैनेज करो। ठीक है, यदि कोई बहुत बड़ा, यदि आपके पास कोई पेज है तो उसको किस तरीके से हम उसके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करें। मतलब पहले आप पूरा फ्रंट एंड में काम करो। एक 5 पेज की वेबसाइट, 10 पेज की वेबसाइट, कोई ई-कॉमर्स एप्लीकेशन का पूरा फ्रंट एंड रिएक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर डालो। इससे आपका रिएक्ट के अंदर जो है ना फ्रंट एंड की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद फिर आपको स्टेट में जाना है। इसके बाद फिर आपको थोड़े से प्रॉप्स के बारे में पता करना है कि स्टेट और प्रॉप्स तो आपस में कनेक्टेड ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको हुक्स पढ़ने हैं रिएक्ट के अंदर, जितने भी हुक्स आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यूज कॉल बैक जो हुक्स है उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, मतलब ये जो रिएक्ट के अंदर, मतलब रिएक्ट को बहुत ही इन डेप्थ में पढ़ना है आपको। इसके बाद आपको रिएक्ट के अंदर की सिक्योरिटी, ठीक है, इसके बाद स्टोरेज, इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा पढ़ना रहेगा। रिडक्स के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। रिएक्ट के कॉन्टेक्स्ट API के बारे में भी आपको अच्छे से सीखना होगा। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट JS भी सीखना है, क्योंकि देखो 2026 में अकेला रिएक्ट से काम नहीं होने वाला है, क्योंकि रिएक्ट सिर्फ क्लाइंट साइड है, रिएक्ट सिर्फ ब्राउजर एंड पे काम करता है, सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं करता है, तो रिएक्ट से SEO नहीं होता है। अब आपको यदि SEO फ्रेंडली कुछ नहीं, मतलब यदि आपको एडमिन पैनल बनाना है तो रिएक्ट इज बेस्ट, आपको यूजर पैनल बनाना है रिएक्ट इज बेस्ट। लेकिन यदि आपको किसी वेबसाइट के फ्रंट एंड को इंटीग्रेट करना तो आप रिएक्ट से नहीं कर सकते, आपको उसके लिए नेक्स्ट JS का भी यूज करना होगा, और रिएक्ट और नेक्स्ट के कॉम्बिनेशन से ही आपको पूरा एप्लीकेशन बनाना है। तो जो लोग नेक्स्ट JS नहीं पढ़ रहे हैं, समझ लो वो इनकम्प्लीट मॉनस्टैक पढ़ रहे हैं, उनको नेक्स्ट तो अब बिल्कुल कंपलसरी हो चुका है। इसके बाद Node.js को आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है। Node.js में खासतौर से एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग किस तरीके से मैनेज की जाती है, एसिंक अवेट कैसे यूज किया जाता है, ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग ऑफ कोड क्या होता है, और कम से कम 10 इंटरनल मॉड्यूल और 10 एक्सटर्नल मॉड्यूल, मतलब करीबन मान के चलो आपको 20 मॉड्यूल्स आपको Node.js के पढ़ना है। तो ये हो गया। इसके बाद आपको एक्सप्रेस.js आपको पता है कि ये भी एक फ्रेमवर्क होता है, और इसके अंदर किस तरीके से हम API के अंदर के राउट्स क्रिएट करते हैं, कैसे इससे सर्वर क्रिएट करते हैं। Node.js में भी आपको HTTP सर्वर, HTTP मॉड्यूल तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो एक्सप्रेस.js भी आपको पढ़ना है, लेकिन इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है कि आप एक्सप्रेस को इंडिपेंडेंट यूज करना चाहो। आपको एक्सप्रेस को कॉम्बिनेशन में यूज करना, और एक्सप्रेस का वाइडली यूज होता है एक मिडिल वेयर के लिए, मतलब आपको सिर्फ रूट मैनेजमेंट के लिए एक्सप्रेस का यूज करना है। और सबसे लास्ट में आता है MongoDB, जो एक डेटाबेस है जिसको आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि MongoDB के अंदर आपको पूरे CRUD ऑपरेशंस करते आना चाहिए। ठीक है, कलेक्शंस कैसे हम बनाते हैं, ठीक है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया जाता है, इसके अंदर किस तरीके से हम अलग अलग टाइप के रूल्स लगा सकते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से सीखना है। और अब मैं सबसे खास बात बोलना चाहता हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है API, तो API के अंदर आपको दोनों टाइप के API बनाना है, मतलब JWT ऑथेंटिकेशन बेस्ड API, और दूसरा नॉर्मल API, मतलब पब्लिक API, प्राइवेट API दोनों बनाना है। और पब्लिक API, प्राइवेट API का जो टोकन है उसको रिएक्ट में कैसे यूज करते हैं लोकल स्टोरेज के थ्रू, कैसे टोकन ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है, कैसे लॉगिन ऑथेंटिकेशन होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे ACL एक्सेस कंट्रोल कैसे मैनेज किया जाता है, रोल मैनेजमेंट कैसे होता है, इन सब चीजों के बारे में भी आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तब समझ लो आप एक मल्टीस्टैक डेवलपर हो। इसके बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको डिप्लॉयमेंट का नॉलेज होना चाहिए, CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करते आना चाहिए। मतलब CI/CD पाइपलाइन इन द सेंस कि आपको अपने प्रोजेक्ट को इस तरीके से मैनेज करना है कि ऑटोमेटेड आपका प्रोजेक्ट क्लाउड में डिप्लॉय हो जाए। कोई भी चेंजेस करो आप, जैसे आपने गिट से गिटहब को कनेक्ट किया, गिट के से आप गिटहब के अंदर अपने प्रोजेक्ट का पूरा रिपोजिटरी क्रिएट किया। इसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ भी यदि आप चेंज करते तो एक वेबहुक्स आपको अटैच करना है, जो क्लाउड के अंदर एक पाइपलाइन क्रिएट करेगा और क्लाउड के अंदर ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर देगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि डेवऑप्स भी आपको थोड़े बहुत आने चाहिए।
ठीक है। इसके बाद आपको जो टूल पूल है उसका भी नॉलेज होना चाहिए। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए आप पोस्टमैन या स्वैगर इनका टूल्स का यूज कर सकते हो। एपीआई टेस्टिंग का भी थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। एजाइल मेथोडोलॉजी का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये सब चीजें भी 2026 के लिए रिक्वायर्ड है। और थोड़ा सा एआई, एजेंटिक एआई का भी आपको यूज करते आना चाहिए। एआई टूल्स का भी यूज करते आना चाहिए। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आज के डेट में आपको पता है कि बहुत सारे काम एआई के थ्रू हो रहे हैं, तो एआई यूज करना गलत नहीं है, लेकिन शुरू में आपको एआई यूज नहीं करना कि नहीं आपने बस 2 महीने, अब आपको एक लर्निंग कर्व आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि शुरुआत में जावा स्क्रिप्ट के लॉजिक के लिए आप एआई यूज कर रहे हो। ठीक है, रिएक्ट प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपको एआई यूज नहीं करना, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करोगे तो आपको एआई यूज करना। और मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि एटलीस्ट आपको 2026 में 2 से 3 लाइव प्रोजेक्ट आपको डेवलप करना है। लाइव प्रोजेक्ट को आप डिप्लॉय भी कर दीजिए। बहुत सारे डोमेन आजकल आपको पता है कि 99 to 100 रुपीज में डोमेन आ रहे हैं। होस्टिंग आपका फ्री है। आप AWS के अंदर जाइए, वहां पर आप एक EC2 इंस्टेंस बनाइए और उसके अंदर जाकर के आप Node.js भी इंस्टॉल कर दीजिए, उसके अंदर आप जाकर रिएक्ट भी इंस्टॉल कर दीजिए, अपने पूरे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करिए। और रूट 53 करके एक सर्विस है, उसके अंदर जाकर के आप अपने डोमेन को इंटीग्रेट कर दीजिए और इससे पूरा का पूरा आपका एक लाइव एप्लीकेशन बन जाएगा। और उस लाइव एप्लीकेशन का लिंक अपने रेज्यूमे में लगा दीजिए। तो यदि आप इस तरीके से मेहनत करते हैं, क्योंकि इस तरीके का मेहनत कोई नहीं कर रहा है आजकल, जो मैं बता रहा हूं, जो यूथ है ना, वो सिंपल रिएक्ट हल्का फुल्का पढ़ लेगा, नोट थोड़ा बहुत पढ़ लेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत इंग्लिश टूटी फूटी बस लेकर के और इंटरव्यू के लिए चला जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि देखो अभी आपके पास इंडिया में जो है ना कंपटीशन बहुत कम है। 98% तो अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट आपको क्राउड में दिखते हैं, उसमें से 2% ही प्रिपेयर्ड है। और यदि आप 2% में आ जाते हो तो आपका सिलेक्शन 100%। बस शुरुआत में आपको सैलरी पैकेज नहीं देखना है, आपको बस ये देखना है कि बस आपको एक एनवायरनमेंट मिले। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं सिखाता भी हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिन्होंने 3000 से चालू किया था और आज के डेट में यदि उनके पैकेज बात करो तो वो 30 LPA से भी एबव पैकेज में जा चुके हैं। ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 4 से 5 साल के अंदर। तो अब आप खुद सोचो कि 3000 से बंदा 30 LPA में जा सकता है तो आप क्यों नहीं जा सकते। इसलिए इनिशियली आपको सीखने के लिए कोई सा भी स्टार्टअप मिल जाए आप ज्वाइन कर लीजिए। आप अपने घर वालों से पूछते हैं, वो बोलते हैं अरे 3000 में ज्वाइन करेगा, इतना बीटेक करने के बाद तो आपका वहीं पे सबसे पहले आप बोलते हो नहीं मैं तो 50,000 में ज्वाइन करूंगा, मैं तो 60,000 में ज्वाइन करूंगा। ठीक है, ये मिथ आप हटा दो। एटलीस्ट आपको यदि इंटर्नशिप मिलता है या कोई सा भी अपॉर्चुनिटी मिलता है आप ज्वाइन करो, क्योंकि मान स्टैक के अंदर अभी भी एज अ फुल स्टैक डेवलपमेंट सबसे ज्यादा जॉब है। ठीक है, तो आप मान स्टैक ज्वाइन करके एटलीस्ट किसी भी IT कंपनी का पार्ट बन सकते हो। और आप धीरे धीरे करके आप बहुत सारे अपने स्टैक में ऐड करो ना। आप इधर मान लो फॉर एग्जांपल Vue.js सीख लो, ठीक है, Next.js में Next.js सीख लो, तो इससे आपका क्या है, स्किल भी आप अपने एंगुलर फ्रेमवर्क सीख लो, तो मेन स्टैक का भी कॉम्बिनेशन आपको हो जाएगा। तो इससे आपका जो जावा स्क्रिप्ट के जितने भी लाइब्रेरी सब सीखते जाओ, आपका अपने आप ग्रोथ होने लग जाएगा। डेवऑप्स भी आप अच्छे से सीख लो, आपका करियर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। फ्रीलांसिंग भी जॉब बहुत सारे मिलते हैं, मैं आपको क्लेरिफाई करता हूं। आप अपवर्क में प्रोफाइल बनाओ, फ्रीलांसिंग में प्रोफाइल बनाओ और आप कम से कम 10 बिड रोज करो। यदि आपके अंदर स्किल है ना तो आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। तो ये मेरा पूरा एक पर्टिकुलर जो सेशन है ना, इसका मतलब यही है कि जो लोग मार्केट के अंदर नेगेटिविटी फैलाते हैं, मार्केट के अंदर जो गलत हाइप क्रिएट करते हैं, उन लोगों के बिल्कुल विचार थिंकिंग में मत जाओ, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी भी फुल स्टैक डेवलपमेंट में बहुत काम है। बहुत सारे स्टार्टअप खुल रहे हैं, बहुत सारे मिड लेवल कंपनी खुल रही है। क्यों आप MNC के पीछे डायरेक्टली भागने को तैयार हो? MNC में आप जाओ ना एक्सपीरियंस के बाद, बस शुरुआत तो आप एक छोटी कंपनी से करो, क्योंकि छोटी कंपनी में आपको ज्यादा सीखने को मिलता है। MNC के अंदर तो आपको डेटाबेस कहां पे होता है, कैसे डिजाइन होता है, कैसे आपका पूरा का पूरा क्लाइंट कम्युनिकेशन होता है, वो कभी आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए ये जो मैंने आपको रोड मैप बताया, इसको आप फॉलो करिए और इसको आप अच्छे से मैनेज करिए। यदि आप मान स्टैक का प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स भी करना चाहते हैं तो मैं मान स्टैक का लाइव कोर्स भी करवाता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे से ही करिए, ठीक है, आप किसी से भी करिए, लेकिन आपको अच्छे से आना चाहिए। सिर्फ आपको वीडियो देख करके मान स्टैक नहीं पढ़ना, उसको प्रैक्टिकली भी करना है। थैंक यू।